तो ये जो पहला किस्सा है, ये मेरे पापा की सगी बुआ थी, जिनका नाम था राधा बुआ। उनका ये किस्सा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आज का ये जो टॉपिक है, वो टुनही के बारे में है। ये क्या होता है भाई? टुनही के बारे में ऑडियंस को पता होगा, तो बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। टुनही असल में एक ऐसी औरत होती है जो ब्लैक मैजिक टोना टोटका में मतलब इतना महारत हासिल कर लेती है वो, कि जैसे आपकी फैमिली खुश है और आप सक्सेस एकदम अच्छे चल रहे हो, वो एक नज़र बस आपको देख लेगी तो आपकी पूरी ज़िंदगी वो बर्बाद कर सकती है। अच्छा। मतलब एक इंसान ही है वो, बट उनको इंसान ही इतनी है। डीप नॉलेज होती है और हाँ, इतना ज्यादा उसमें घुसे होते हैं। हाँ, वो कुछ नहीं बोलेंगे, बस सिर्फ आपको देख लेंगे कि अरे ये बंदा बहुत हंस रहा है। अच्छा, बुरी नजर जिसे बुरी कहते हैं, नज़र जिसको बोलते हैं, तो नहीं कहते तो हैं। नहीं उनको बोलते हैं देहाती लैंग्वेज में, तो नहीं। तो वो चीज़ है। तो आज के जो किस्सा है वही इसी से रिलेटेड है और रियल है। और जो मैं आपको आज का किस्सा सुनाऊंगा, जितने भी विद प्रूफ मैं दिखाऊंगा, तो ऐसा है। तो कई साल पहले की ये बात है। उस टाइम मैं 3-4 महीने का था। मेरी मम्मी ने बताया था ये किस्सा। तो हुआ क्या कि मेरे जो पापा की जो बुआ है, राधा बुआ, मैं डायरेक्ट राधा बुआ ही बोलूँगा। तो राधा बुआ बिल्कुल नॉर्मल थी। वो अभी जिंदा है? नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। और उनकी फैमिली ये चीज देखेगी, उन्हें वो तो नहीं 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 लगे? नहीं, अरे उनको खुद उनकी फैमिली से भगाया गया था और उनका मर्डर हुआ था। अच्छा। हाँ, तो वो चीज़ है और वहाँ पे भी है ऐसा। तो हुआ क्या कि राधा बुआ की जब शादी हुई, शादी के कई साल हो गए, बट वो प्रेग्नेंट नहीं, उनकी कोई भी बेबी नहीं हुई। और अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी औरत की कोई औलाद नहीं होती है तो वो हर एक चीज़ करने का ट्राई करती है कि कैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, कैसे मुझे एक औलाद मिले। सही बात है। और पहले के लोग क्या करते थे कि ओझा और तांत्रिक इन पे ज़्यादा बिलीव करते थे, वैद्य हकीम पे नहीं जाते थे। तो राधा बुआ के ससुराल में भी उनको सब बांझ कहकर बुलाते थे। अब जैसा होता है कि सोसाइटी में कि किसी का बेबी नहीं हुआ, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अभी की भी बात कर रहा हूँ, कि किसी का बेबी नहीं हुआ तो अरे बांझ है, इसका फेस मत देखो, पूरा दिन खराब जाएगा। कोई भी काम अच्छा करने जा रहे हो तो अरे इसका फेस मत देखो। कोसते हैं लोग बार बार। कोसते हैं उनको। और उनके ससुराल वाले, उनके हस्बैंड पूरा, और उनके जो मोहल्ले के थे, वो इतना ज़्यादा उनको मेंटली टॉर्चर कर दिए थे कि उनको ये लगा कि बस मैं कुछ भी करके मतलब मैं एक औलाद पैदा करूँगी ताकि मैं ये ताने नहीं सह सकती। तो ऐसे ही करते करते उनको एक औरत मिली। एक औरत ने उन्हें ये तांत्रिक ओझा का रास्ता दिखाया। वो तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने बताया कि ठीक है, तुम गर्भवती तो हो सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो मैं बोलूँगा बिना कोई सवाल किए तुम्हें वो चीज़ करना होगा। तो उन्होंने बोला कि चाहे जो मुझे करना हो, मैं वो सारी चीज़ें करूँगी। उन्होंने क्या बोला तांत्रिक ने कि तुम्हें 11 दिनों तक अपने पति को पीरियड का ब्लड पिलाना होगा। शिट। इतना घटिया। और भाई मेरे पास वो प्रूफ भी है ऐसा, क्योंकि पीरियड के ब्लड से भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आपने ऐसा सुना होगा, हम लोग को लगता है कि ये गंदा है, लेकिन तंत्र साधना में, तामसिक चीज़ों में ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना गया है। अगर हमें एकदम पक्का वाला अगर किसी के ऊपर तंत्र विद्या करना है, किसी का आप जो कोख होती है उसको बांध सकते हैं, किसी का घर बर्बाद करना उसको कर सकते हैं, किसी को वश में करना हो वो कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप उससे नहीं कर सकते। और इतना पक्का ये हो जाता है ये मैजिक कि कोई तोड़ ही नहीं सकता। और मेरे पास एक प्रूफ है कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने खुद बोला था, मैं उनका नाम नहीं रिवील करूँगा, मैं आप लोग को सिर्फ चैटिंग दिखाऊंगा उनकी। उन्होंने खुद एक अभी ये पुणे में 2017-18 में ये रियल केस हुआ था कि उनके ससुराल वालों ने ही अपनी बहू को इतना प्रताड़ित किया पीरियड के ब्लड के लिए कि अननेचुरल तरीके से उसको पीरियड लाने के लिए दवा खिलाते थे कि उसको और पीरियड का ब्लड आए। और जो तांत्रिक ओझा होते थे उनको उसका पीरियड का ब्लड बेचते थे और पैसा मिलता था। जब इतना ज़्यादा वो परेशान हो गई तो उसको एक मौका मिला कि वो वहाँ के पुणे के पुलिस स्टेशन में जाके उसने उनके नाम पे एफआईआर किया, तब ये जाके केस सामने आया। और मैंने अपने चैनल पे इससे पूरा ये स्टोरी कवर कर रखा है। तो एक मेरी हैं सब्सक्राइबर, जब उन्होंने ये स्टोरी सुनी ना, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे अपने हस्बैंड पे करना है, तो आप मुझे बताओ कि कितने दिनों तक मैं ये ब्लड पिलाना पड़ेगा मुझे। और
सब्सक्राइबर ही कह रही है आपसे। सब्सक्राइबर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वो जो है वो भी देखती हैं, दिक्कत हो जाएगा फिर, इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, अपना टेंशन दूर करने के लिए स्टोरी वीडियो देखा जाए। और इन्होंने पूरा बता रखा है कि कैसे वजीफ़ा करके और कैसे क्या क्या करके इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को ही उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके उसके साथ शादी भी कर ली। 5 महीने के बाद भी ब्रेकअप हो गया, पूरा उनका तलाक हो गया। अब फिर से उसको वापस वो करने के लिए फिर से बोल रहे हैं कि भाई मुझे पिलाना है, कितने दिनों तक पिलाना है, ऐसा। भाई इनको डर नहीं है कि आपको ओपनली चैट में ये सब लिख के भेज रही हैं, आप तो इसको डाल के वायरल कर दो, इनको बदनाम कर दो। इसीलिए तो मैंने प्राइवेट रखा है, आप लोग को दिखाया कि ये प्रूफ है। तो ये है। अब कहानी पे आते हैं। राधा बुआ को ऐसा था कि वो कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने 11 दिनों तक अपने हस्बैंड को खाने में या किसी भी चीज़ में मिलाकर 11 दिनों तक लगातार उनको पीरियड का ब्लड वो पिलाती रही। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उनके हस्बैंड को पीलिया होता चला गया, जॉन्डिस। और उन जैसे जैसे 11वां दिन करीब आता गया उनकी पूरी बॉडी एकदम पैरालाइज हो गई और 12वें दिन सुबह ही उनकी डेथ हो गई, उनके हस्बैंड की। क्योंकि उसमें उस तांत्रिक ने कहा था कि बलि चढ़ानी है। उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, और किसी को भी नहीं पता चला कि इन्होंने अपने हस्बैंड को खुद मारा है। उनके मोहल्ले में, अब जैसा गांव में होता है कि छोटी सी बात को लोग बढ़ा देते हैं, तो उन्होंने कहा रे ये बांझ है, अपने पति को खा गई है। कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस शांति से। और इधर बीच वो एकदम अपना ब्लैक मैजिक टोना टोटका करती रही वो। तो तांत्रिक ने बोला कि अपने पति की बलि चढ़ानी पड़ेगी उनको। हाँ, उनको पति की बलि, मतलब उनको 2-3 लोगों की चढ़ानी थी, अभी आगे एक और की बलि चढ़ानी है। लेकिन वो चीज़ क्या है ना कि धीरे धीरे उनको शैतान जिसकी भी वो पूजा करवा रहा था उनसे, किसी की भी बलि दे सकते हो आप, लेकिन सिर्फ मर्दों की बलि उसमें चाहिए थी। क्योंकि वो उनको बेटा चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग ही उस तांत्रिक ने कहा था। तो जब उनके हस्बैंड की जब ये बलि पूरी हो गई, पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि इस औरत ने अपने पति की जान ले ली, ये टोनही है, टोना टोटका ये करती है, ऐसा वैसा। वो राधा बुआ कुछ नहीं बोली। और अक्सर मैं आपको टोनही के बारे में एक और ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ कि जो टोनही औरतें होती हैं उनको कभी जल्दी गुस्सा नहीं आता, वो गुस्सा नहीं करेंगी। अगर आपने उनको कुछ बोला, सिर्फ वो मुस्कुरा कर आपको देखेंगी, और उनका मुस्कुराना यानी कि फिर आपकी लाइफ को बर्बाद कर देना, सिर्फ वो मुस्कुरा कर देखेंगी बस। तो ऐसा था मोहल्ले में, ऐसा था कि कोई भी बच्चा जब उनके पास खेलता था तो उनके पेरेंट्स, अरे इसके पास मत जाओ बेटा, ये डायन है, ये बांझ है, इसके पास मत जाना, उसको डराते थे। तो जब ये चीज़ राधा बुआ देखती थी तो उनको मतलब गुस्सा तो आता था, लेकिन सिर्फ वो हंसती थी। और 40 दिन के अंदर उस बच्चे की मौत हो जाती थी। ऐसा होता था उस गांव में। और मौत कैसे होती थी बच्चे की? मतलब धीरे धीरे, पहले वो बीमार हो, फिर ऐसा लगे कि उसकी बॉडी में से खून धीरे धीरे निकलता जा रहा है। कोई भी ऐसी नॉर्मल बीमारी होती थी और जितना दवा कराएं उतना ही वो ज़्यादा उसके ऊपर वो बीमारी हावी होती चली जाती थी। ऐसा था। अब ब्लैक मैजिक में और इस सब में क्या होता है ना कि अगर आपको, आपके ऊपर किसी ने किया है, आप जितना दवा कराओगे, जितना आप उसको सही करने की कोशिश करोगे, वो और बढ़ता जाएगा, उल्टा वो रिएक्ट करता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, तांत्रिक ने फिर बोला कि तुम्हें अपने देवर की बलि देनी होगी। उनके राधा बुआ का जो देवर था वो कुंवारा था। कहा कि इसको ऐसी बीमारी तुमको देनी होगी कि ये तड़प तड़प के मरे, तभी शैतान खुश होगा और तभी तुम प्रेग्नेंट होगी। अब उन मतलब राधा बुआ थी बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन जब कोई साधक या कोई इंसान ये जब ब्लैक मैजिक और ये टोना टोटका में जब ये एंटर करता है, तो उसके अंदर की जो सिंपैथी, जो दया भावना होती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, बदल के एकदम, बोलते हैं ना कि एकदम डेंजर आदमी बन जाता है, क्रोध, निर्दयी बिल्कुल। तो ऐसा था। राधा बुआ ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। अब क्या हुआ कि उनके देवर जब सो रहे थे, उन्होंने पता नहीं कैसे क्या किया कि उसको होश ही नहीं आया। राधा बुआ बिल्कुल पूरा एकदम निर्वस्त्र होकर, क्योंकि देखिए कभी भी जब ये ब्लैक मैजिक जब किया जाता है, अब लोग बोलेंगे भाई आपको कैसे पता कि आप देख रहे थे क्या कि वो बिना कपड़ों के वहाँ पे थी, क्योंकि ये चीज़ फैक्ट है।
जब जितनी भी टुनही औरतें होती हैं वो बिना कपड़ों के ही वो ये सब करती हैं, तभी वो प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है और असर भी जल्दी करता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उनका देवर जब सो रहा था तो उसके सिरहाने पे बैठ के उन्होंने दिया रखा, दिया जलाया माथे पे, और एक सुई लिया, कुछ पढ़ के यहाँ बीचों बीच यहाँ पे चुभोया। उसको पता ही नहीं चला। दूसरे दिन जब होश आया देवर को तो सर में भारी दर्द था। धीरे धीरे करते करते उस वो चर्म रोग होने लगा था। वाइट वाइट आपने देखा होगा ना, बॉडी पे सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते किसी के, वैसा होने लगा। और जितना वो वैद्य हकीम के पास जाता वो दाग और बढ़ता जाता और इतना खुजली करता कि उसमें से खून निकलने लग जाता। और जैसे जैसे 10-12 दिन हुए उसमें से कीड़े निकलने लगे। पूरा ये सिर्फ एक सुई चुभाने से। सिर्फ एक सुई चुभाने से। पर कीड़े निकलना थोड़ा अनबिलीवेबल है कि कीड़े निकल रहे हैं। जब आपने नहीं देखा होगा, जब दाग पड़ते हैं, जब खुजलाते हैं तो फंगस टाइप का जो होता है उस पे वो निकलता है, और साइड साइड से मतलब कीड़े एकदम उभर के निकलते हैं, जैसे पस भर जाता है। मैगट्स कहते हैं उसे। हाँ, उस टाइप का पूरा हो गया था। और किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये चीज़ मतलब हो कैसे रहा है सब। तो ये था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 21 दिन जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद ही उनके जो देवर थे उनकी डेथ हो गई। गांव वाले पूरे बोले, उनके मोहल्ले वाले, कि ये अपने दोनों मतलब कि जो भी अपने जवान हस्बैंड को और अपने देवर को ये खा गई है। उनके ससुराल वालों ने भी बोला कि तुम मेरे बेटे को खा गई हो, ऐसा है कि तुम यहाँ से निकलो। गांव वालों ने उनको खूब मारा, वहाँ से ससुराल वालों ने भगाया। वो सीधा ही मेरे दादाजी के पास, यानी अपने भाई के पास, अपने मायके। वहाँ पे जब आई तो उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा बात है, मुझे वहाँ से भगा दिया गया है। उस टाइम पर क्या था कि जैसा कि मैंने बताया 3-4 महीने का था, और वहाँ पे मेरे ताऊ जी, चाचा चाची थे, सभी के बच्चे छोटे छोटे थे। वहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, हमारे जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग सोनार हैं, ज्वेलरी का जो काम होता है पूरा वो, तो हमारे दादाजी का पूरा ज्वेलरी का काम होता था। और जो ईंट का जो भट्ठा होता है, 4-5 हम लोग का ईंट का भट्ठा था और 15-20 बीघा ज़मीन थी। अच्छा। जब से राधा बुआ आई थी वहाँ पे अपने मायके, उनका सारा काम ठप हो गया। अच्छा, तो मतलब बिना कुछ करे, बिना कुछ उनके किए, क्योंकि उनके ऑरा से और हाँ, उससे। यस, वो उनका जो ऑरा होता है उसके वजह से ही उनका जो पूरा था सब ठप होता गया। राधा बुआ वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन जो उनके साथ नेगेटिव एंटिटीज़ थी उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब क्या हुआ कि जब भी जो मेरे ताऊ जी या चाचा के लड़के होते थे, जब उनके साथ खेलते थे तो मेरी ताई जी वो खुद देखती थी, उनका जो बड़ा लड़का है वो जब भी उनके साथ जाके खेलता तो वो तुरंत उठा लेती। तो वो बस गुस्से से देखती, बीमार हो जाता, तुरंत उल्टी दस्त होने लग जाते। तो मेरे जो ताऊ जी थे वो दादाजी से बोले कि देखा तो बाबूजी, ये अपने ही घर के औलाद को खाने के चक्कर में पड़ी है, तो इसको यहाँ से तुम निकालो, हम लोग इसको झेल नहीं सकते। तो जब दादाजी ने ये सुना तो उन्होंने मतलब समझाया कि भाई देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारी बुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनको कुछ ना कुछ शक हो रहा था, क्योंकि जब से राधा बुआ आई थी उनका पूरा काम ठप हो गया। फिर उन्होंने उनके पास, राधा बुआ के पास जो भी था गहना पैसा, उन्होंने अपने भाई को दिया। कहा कि भाई आप ये रखो, जो भी आपका नुकसान हुआ आप इसको अपने यूज़ में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मोहल्ले में ऐसा होने लगा कि उनकी ज़बान जो ना पूरी काली हो गई। आपने सुना होगा काली ज़बान के बारे में, जो वो बोलते हैं जो वो बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो राधा बुआ ने कहा कि ऐसा है कि लोग, अब जैसे मोहल्ले में होता है, आए भाई ससुराल से भगाया गया, उनको मायके में आते तो गांव के लोग बातें नहीं करते, अरे भगा दिया गया है, तो नहीं थी, बांझ थी, ऐसा। तो उनको जब मोहल्ले वाले औरतें जब बोले तो वो कहती थी, जा तेरा सत्यानाश हो जाएगा, जा तेरी जबान कट जाएगी, जा तेरा पति मर जाएगा, बहुत तू बोलती है। और भाई लिटरली में 1-2 दिन के अंदर वैसा ही हो जाता। मोहल्ले में ऐसा हो गया कि लोग डरने लगे थे, और उन्होंने फैसला किया कि भाई हमें इसको निकालना ही होगा। दादाजी के पास आके वो बोले कि भाई ऐसा है कि आप अपनी बहन को यहाँ से भगाओ, क्योंकि आपकी बहन टोना टोटका करती है और ये हमारे मोहल्ले को ही खा जाएगी। ऐसा है कि हम इसको नहीं झेल पाएंगे, अगर आप नहीं भगाओगे तो मजबूरन आपकी पूरी फैमिली को हमको यहाँ से भगाना होगा। तो उन्होंने बोला भाई आप ऐसा मत करो, हम दूसरे दिन ही अपनी बहन को यहाँ से हटाते हैं। प्रयागराज में एक जगह है भगवतपुर,
छोटा सा गांव है, वहाँ पे मेरे बाबा का मतलब रहने वाले ओरिजिनल मेरे बाबा उधर ही के थे। वहाँ से वो आके सोनारी का काम करने के लिए, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जगह का नाम नहीं बताऊँगा, पास में ही है, भगवतपुर में मेरे बाबा का वहाँ पे पैदाइश ही वहाँ पे था। तो वहाँ पे एक मकान है मेरे बाबा का, आज भी है, लेकिन वो पूरी तरीके से अब खंडहर है। तो हुआ क्या कि मेरे बाबा ने कहा, देखो बहन, ऐसा है कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकती हो, हम जो हमारा मकान है भगवतपुर में, तुम वहाँ पे रहो, कोई भी पैसे की दिक्कत, खाने पीने कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम तुम्हें पैसा देते रहेंगे। राधा बुआ समझ गई कि जैसे मुझे ससुराल से भगाया गया वैसे मायके से भी निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत इस बात की यहाँ पे ये थी कि जिस मकान में वो गई, उस मकान के पीछे जो ठाकुर लोग थे वहाँ पे, वो उनकी नज़र वहाँ पे थी, वो उसको हड़पना चाहते थे। अच्छा। हाँ, हमारे कई कई भट्ठे थे जो ठाकुरों ने पूरा ले लिया। मेरे बाबा ऐसे थे कि कुछ बोलते ही नहीं थे, जाओ भाई ले जाओ। इतना सोनारी का काम होता था, इतना मतलब पैसा था, फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। अब हुआ क्या कि राधा बुआ गई, पूरा पूरा दिन वो बाहर ही नहीं निकलती थी वहाँ से। ठाकुर लोगों ने देखा कि ये तो यहाँ रहने आई है, अब इसको किसी न किसी तरीके से निकालना ही होगा। मतलब वो उनके डर से ही बाहर नहीं निकलती थी या फिर कुछ और नहीं reason? नहीं, वो बाहर ही नहीं निकलती थी, क्योंकि वो टोना टोटका टोटका अंदर करती थी। कोई भी इंसान, गांव वाले जितने थे वहाँ के, कोई नहीं देखता था उनको बाहर निकलते हुए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक रात एक आदमी ने, अब गांव देहात में आप जानते हो कि लोग जल्दी उठ जाते हैं सूरज निकलने से पहले ही। तो एक आदमी खेत से वापस आ रहा था, तो उसने ये सारा किस्सा बताया था बाद में कि राधा बुआ को उसने देखा कि झोले में वो कुछ लेके जा रही है, और उस झोले से ना पूरा खून टपक रहा था। रास्ते में पूरा खून टपकते हुए जा रहा। वो झोले में अंदर, वो अपने रूम में गई और पूरा दिन वो बाहर नहीं निकली। वो आदमी सोचा कि क्या लेके गई है कि ये खून टपक रहा है। 2 दिन के बाद फिर से उसने वही चीज़ देखा। उसका माइंड थोड़ा सा कनेक्ट हुआ दूसरे हादसे पे। क्यों? क्योंकि जब से राधा बुआ आई थी, उस गांव में ऐसा हो गया था कि पता नहीं क्या बच्चों में ऐसा क्या बीमारी फैल गई कि हर दूसरे तीसरे दिन में छोटे बच्चों की मौत होने लगती थी। हाँ, बड़े लोगों की नहीं, सिर्फ छोटे बच्चों की। और जहाँ पे मौत होती थी, जहाँ पे बच्चों की कब्र वहाँ पे थी। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है। तो जहाँ पे उन छोटे बच्चों को दफनाया जाता था, उनकी पूरी बॉडी एकदम डिस्टर्बिंग हालत में, हाथ पैर कटे हुए, दिल पूरा बाहर, सर धड़ से बिल्कुल अलग, ऐसा मिलता था। गांव वाले सोचते थे कि जंगली जानवर होगा या कोई कुत्ता होगा, लेकिन भाई जब कोई जंगली जानवर है या कुत्ता है तो वो पूरी बॉडी उठा के लेके जाएगा ना अपने इलाके पे, कि उधर ही चीर फाड़ के अलग करेगा। तो वो उसका माइंड कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ कि कहीं राधा बुआ का तो कहीं से कनेक्शन नहीं है। तो उसने सोचा कि मुझे इस बात का पता लगाना होगा। 2 दिन के बाद वो पीछा क्या करता है, पीछा करके जब देखता है कि राधा बुआ जो बच्चे की कब्र थी वहाँ पे जाती है, राधा बुआ उस बच्चे की कब्र पे वो बच्चे को निकाल कर चाकू से पूरा उसका बॉडी पार्ट अलग करती हैं, झोले में भरती हैं। और लास्ट में जब वो आदमी देखता है कि उनके हाथ में जो पूरे ब्लड थे, वो बिल्कुल किसी पिशाचनी की तरीके वो हाथ को चाट रही थी, मतलब उस पूरे ब्लड को। वो जब आदमी देखा तो वो समझ गया कि ये औरत कोई नॉर्मल नहीं, ज़रूर कोई टुनही है, डायन ही है ये। घर आई, घर आने के बाद वो क्या देखता है कि राधा बुआ जो है पूरा अपना पूरा कपड़े वपड़े उतार के, टोना टोटका का सामान और छोटे छोटे बच्चों का सर, हाथ पैर की हड्डियां पड़ी और छोटे छोटे टुकड़े करके उसे वो खा रही थी कच्चा ही। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऐसा है जैसे कभी किसी लेडी का बेबी नहीं होता है, तो ऐसी बहुत सारी है स्टोरीज़ में। और ये चीज़ फैक्ट है कि लोग ऐसा करते हैं कि किसी भी मुर्दे इंसान का जो हड्डी का जो चूरा होता है उसको पूरा पाउडर बना के उसको दूध के साथ पीने से भी प्रेग्नेंट होती हैं लेडी, ऐसा कहा गया है। इसका मैं भाई ये तो टोटल अंधविश्वास ही है यार। जब उस तांत्रिक ने उनके हस्बैंड को ही मरवा दिया तो प्रेग्नेंट होने का क्वेश्चन ही खत्म हो वही गया। चीज़ है ना कि लोग इतनी मतलब ऐसी ऐसी होती हैं औरतें कि वो ये इन सब पे यकीन करने, लॉजिक लगाती ही नहीं है वो। प्लस ये आप बात भी बहुत पुरानी बता रहे हो, तब तो पुरानी बात, और मैंने जैसा बताया कि लोग वैद हकीम पे यकीन ही नहीं करते थे, तो ऐसा था।
बाद में जब उसने उसी रात ठाकुरों को बताया, ठाकुर ने कहा भाई अब मुझे मौका मिल गया। 5-6 लोग गए और गांव वालों को पता नहीं चला। दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि राधा बुआ जिस भी हालत में थी वैसे ही उनकी आंख फोड़ी, पेट पेट पूरा चीर के, मतलब एकदम उनको कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, तुरंत ही उनको मार दिया और बाहर से ताला लगा दिया और सब लोग चले गए। गांव वालों को नहीं पता चला। दूसरे दिन देखा कि ताला लगा तो गांव वालों ने सोचा कि हो सकता है ये अपने मायके गई हो। 1 दिन 2 दिन करते करते 1 हफ्ता हो गया, लेकिन उनके घर से स्मेल आने लगी अजीब सी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर। लोगों ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो क्या देखा कि वो पूरा बिल्कुल एकदम निर्वस्त्र पड़ी हुई, उनकी पूरी बॉडी से कीड़े निकल रहे, एकदम सड़ चुका था उनका बॉडी, और पूरा टोना टोटकाट का सामान पड़ा हुआ, छोटे छोटे बच्चों के सर हाथ पैर पड़े हुए। लोगों ने समझा कि जिस शैतान की ये पूजा करती थी उसी ने इसकी ऐसी हालत की होगी, लेकिन इसका खुलासा 10-15 दिन के बाद हुआ। जिस हालत में राधा बुआ मरी हुई पाई गई, जितने भी ठाकुर के लोगों ने मारा और ठाकुर थे, पूरा कमरा बंद है अंदर से, ना कोई खिड़की ना दरवाज़ा, वैसे ही उनकी डेड बॉडी मिली हुई थी पूरा। मतलब जैसा ठाकुर ने जितने लोगों ने मारा उनकी भी हालत वैसी ही थी। और मैं आपको वो मकान दिखाना चाहूँगा, आप लगा सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई थी? उनको मतलब उनकी आत्मा ने मारी, उनकी आत्मा ने ऐसा किया, क्योंकि जब उनकी आत्मा ने बदला लिया मार दिया बेसिक। जाता है। हाँ, ये देखिए, ये इसका फ्रंट ब्राइटनेस इसका। भाई ऐसा कहते हैं कि मरे हुए ये टोने टोटके वाले ज्यादा खतरनाक हैं, यहाँ पे पूरा ये फ्रंट है, इसके पीछे का भी पूरा ऐसा area है। कहते हैं, है ना भाई? जी भाई, जो मरे हुए ये टोने टोटके वाले होते हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। यही से तो कोई तांत्रिक या घोरी होते हैं, इनको सिद्ध भी कर और लेते ये हैं। अभी भी ऐसा है घर? हाँ, अभी भी है ये। अभी ये देखिए, मैंने कुछ ही दिन पहले ही इसको क्लिक किया है, 12 मई को। अच्छा, जब मुझे जाना था मैंने कहा कि ये देखिए भाई आप। भाई जो ये बुआ थी, इनको जब पता चल गया कि ये प्रेग्नेंट तो हुई नहीं, तो इन्होंने तांत्रिक के पास जाना छोड़ा नहीं, खुद ही सीख लिया सब कुछ। क्योंकि अब देखिए, एक बार जब गुरु सिखा देता है कि तुम्हें ऐसी ऐसी साधना करनी है, वो धीरे धीरे करते करते आपको जो निगेटिव एंटिटीज़ होती है ना, वो खुद आपको बताती हैं कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। और औरतें जो होती हैं या कोई भी इंसान, वो साधक पागल हो जाता है वो, कि फिर जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। और शैतान भी, मेरे घर पे भी ऐसा कई बार मैंने, मतलब आस पड़ोस में भी है जो ब्लैक मैजिक करते करते मारी गई हैं वो। अच्छा, वो भी मेरे ऐसा पापा भी किसको देखा आपने? है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। एक है, शॉप है, मतलब उनके ऐसे, मतलब बताता हूँ मैं, क्योंकि इनडायरेक्टली बता दो ताकि ये लोगों को। उनकी जो मम्मी थी वो ब्लैक मैजिक करती थी, और मेरे बाबा भी बताते थे, मेरे पापा भी, कि जो उनकी, जिन्होंने मतलब मकान हड़पा था, हम लोग का मकान था बड़ा, लेकिन जो उन्होंने मकान हड़पा, उनकी मम्मी ब्लैक मैजिक करती थी, और वो पूरा कपड़े उतार के ही करती थी भाई। मतलब जितनी भी मैंने स्टोरीज सुनी है टोनही औरतों की, या जितनी भी औरतें करती, सब में ये कपड़े उतार के ही ब्लैक मैजिक करती हैं ये। क्यों पता नहीं, बट एनर्जी ज्यादा पावरफुल होती है उस टाइम पे। हो सकता है कि क्यों, कपड़े पहन के भी तो किया जा सकता है, बट पता नहीं क्यों विदाउट ऐसा करती हैं। लेकिन बड़ा खतरनाक होता है फिर ये। बताओ। तो ये चीज़ है, किस्सा ये था मेरे पापा ने जब मुझे बताया था राधा बुआ का। भाई आप इतना राइड करते हो, राइड के दौरान हुआ है कुछ आपको एक्सपीरियंस या कुछ है? भाई राइड के दौरान मतलब हॉरर में तो एक घटना हुई थी, बाकी मैं एक स्पाई के घर पे रुक चुका हूँ। इंडियन स्पाई? इंडियन स्पाई। ओ भाई, उनके क्या एक्सपीरियंस थे भाई? हाँ, वो मैं बताता हूँ, पर पहले ना मैं आपको ये हॉरर वाला बता देता हूँ। मैं उस समय ऑल इंडिया राइड पे था, और उसी दौरान मैं पहुँचा था कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी से मतलब मैं ना ये 19,000 किलोमीटर की राइड कर रहा था एक टेम्पल के फंड रेजिंग के लिए। तो उस दौरान मैं जब कन्याकुमारी पहुंचा तो अगले दिन मेरे को रामेश्वरम निकलना था। मैं रात के 8 बजे, मतलब 7:30 के आसपास बीच पे गया। कन्याकुमारी का जो मेन बीच है वहाँ पे ना जनवरी का टाइम था, अराउंड 13th-14th डेट। उस टाइम पर अपना वो फेस्टिवल होता है ना, एक पोंगल टाइप को सेलिब्रेट करते हैं, और ना मकर संक्रांति। वहाँ पर वो ना बहुत अच्छे से 3-4 दिन का फेस्टिवल होता है। तो मैं बीच में खड़े को देख रहा था, बहुत क्राउड है भाई, लोग यहाँ पे पूरा मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मैं उस टाइम पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे को कंटेंट भी बनाना होता था। अब मेरा ज़्यादा कंटेंट हुआ नहीं था कन्याकुमारी से, और मेरे को नेक्स्ट डे निकलना था। मैंने फिर सर्च किया कि आसपास घूमने की कौन सी जगह है, तो ना उसमें एक फ़ोर्ट का नाम आया, वटाकोटाई फोर्ट। ये एक ऐसा फोर्ट है जिसको कि ट्रैवनकोर एम्पायर ने बनवाया था
समंदर के किनारे फोर्ट बना हुआ है ताकि कुछ अगर समंदर से अटैक होता है तो उसको डिफेंड कर सके। मैंने सोचा कि भाई यहाँ से बीच से 4-5 किलोमीटर है, चलते हैं। अब मेरे को लगा कि यार बीच पे इतने टूरिस्ट हैं, सब लोग घूम रहे हैं, फोर्ट पे भी होंगे टूरिस्ट उस समय, है ना। मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैं भाई निकल गया गूगल मैप लगा के फोर्ट की तरफ। 2 किलोमीटर चलने के बाद मेन रास्ता कट जाता है, अंदर जाता है गांव की तरफ। मैंने भाई बुलेट घुसा दी गांव की ओर, चलता गया। गांव एकदम सन्नाटा, एक इंसान नहीं, कोई नहीं दिख रहा मेरे को। मैं चलता गया, फोर्ट अभी भी मेरे को दिखा रहा था 1 किलोमीटर है। रास्ते में मेरे को एक अंकल मिले, वो ना रोड के साइड पे एक नारियल का पेड़ जो होता है उस पे चढ़ के कुछ तोड़ रहे थे, नारियल वगैरह। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि भाई यहाँ से फोर्ट कितनी दूर है, मतलब टूरिस्ट तो मिल जाएगा ना, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई दिख नहीं रहा इधर। तो उन्होंने अपना कुछ तमिल लैंग्वेज में कुछ बोला, मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को ये भी डर लग रहा था कि उस दोनों साइड पे ना जंगल टाइप का था, कि भाई कोई जानवर निकल के मत आ जाए सामने। मैं भाई पहुंचा फाइनली उस फोर्ट पे। दूर से मेरे को फोर्ट दिख रहा है। फोर्ट से करीब 200 मीटर पहले मेरे को दिखता है कि उसके सामने ना रोड ब्लॉक किया हुआ है एक लकड़ी डाल के, समझ रहे हो। मतलब उसका क्लियर इंडिकेशन था कि इसको क्रॉस करके नहीं जाना है। मैंने बुलेट को साइड से लिया, रोड छोड़ के साइड से लिया और चला गया फोर्ट की तरफ। उतरा तो भाई वहाँ पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ टच मत करना, ठीक है। वहाँ मतलब वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए थे, और वहीं पे साइड में एक माता रानी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ के प्रोटेक्टर देवी है जो प्रोटेक्ट करते उस एरिया को। भाई जानवरों की आवाज़ आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। बिल्ली थी वहाँ पे, और एक कुत्ता था, और मैं सिर्फ, और कोई नहीं, घनघोर अंधेरा, ठीक है। उस टाइम पर मेरी वीडियो में भी है, मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं फोर्ट देख रहा हूँ, अपना ब्लॉग कर रहा हूँ, मेरे पीछे से दौड़ के गया कोई। अच्छा, एनर्जी महसूस हो रही है एनर्जी आपको अपने महसूस है, आसपास। कोई दौड़ के गया। ये मेरे वीडियो में है, रिकॉर्डेड है। मैंने सोचा कि यार अब यहाँ पे इस समय मतलब ठहरना मुझे सही नहीं लग रहा, चलते हैं। मैं बुलेट उठाई, वापस होटल की ओर आने लगा। जब थोड़ा सा और आगे गया तो मेरे को रोड के साइड में दिखता है कि एक बोर्ड लगा है बीच रोड लिख के, बीच रोड लिखा हुआ और एरो बने हुए, मतलब उधर कोई बीच से साइड में वहाँ पे जाने का रास्ता था। मैंने सोचा कि यार मतलब मैं पूरा राइड करके कोस्टल से आ रहा था, मेरे को लगा कि यार 8-9-10 बजे तक तो लोग बीच पे बैठे होते हैं, यहाँ पे भी वैसा ही सीन होगा, चलो बीच पे चलते, कुछ टाइम स्पेंड करते, फिर वापस आ जाएंगे। भाई मैंने मेन वो गाँव वाला रोड छोड़ के अंदर घुसा दी गाड़ी, ठीक है। चलता गया 200 मीटर जाने के बाद एक टर्न था, उस टर्न से होकर मुझे बीच की साइड जाना था। मैं जाके उस टर्न पे रुक गया। मेरे को क्या सामने दिखता है कि भाई नीले कलर के टॉम्स बने हुए हैं, वो शमशान घाट था पूरा। जो एक लड़का, एक बच्चा नहीं, एक आदमी नहीं, औरत, कुछ नहीं भाई। मैं अकेले सुनसान बैठा हुआ, सुनसान में एकदम। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जाऊं उधर बीच की तरफ घूम के आऊँ, फिर पता नहीं कुछ आया अंदर से कि यार मत जा, सही नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा हूँ कि यार जाऊँ कि ना जाऊँ, तब तक मेरे हेलमेट का वाइजर खोला हुआ था। दोनों साइड से ना एकदम ठंडी लहर का ऐसे झोंका नहीं होता, आवाज़ सीटी मारते हो, वो निकला। अब वो निकला तो फिर मैंने सोचा कि यार ये साइन है, वापस लौट जाना चाहिए। एडवेंचर चुतियापे में फ़र्क है भाई, तो फ़र्क मेंटेन करना चाहिए। मैंने प्लान ड्रॉप करके वापस आ गया अपने होटल। पर ऐसी जगहों पे ये भी होता है, वहम भी हो जाता है ना कभी कभार, कि दिमाग उस तरीके से चलता हो सकता है वो यार वो आपके हवा मैंने फील किया अपनी स्किन पे यार। उसके बाद आप बीमार पड़े? मतलब उतना कुछ खास तो नहीं लगा उस रात। मेरे बॉडी में थकावट रही बहुत ज़्यादा, बॉडी पेन होता है ना बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं भगवान को थोड़ा मानता हूँ, महाकाल को, तो मेरे को लगता है कि सारे उनके ही गण हैं, तो अपने वालों को नहीं परेशान करते। सही बात है, तो बचा ही लिया फिर आपको एक तरीके से। अगर मुझे लगता है अगर मैं क्रॉस करके उधर चला जाता बीच की तरफ तो शायद कुछ हो सकता था। भाई आपके पास लोग जैसे स्टोरी तो भेजते ही हैं, कोई फोटो या विद प्रूफ भी चीज़ें भेजते हैं जो आप देख के शॉक हो गए हो, कुछ आया है ऐसा? भाई बिल्कुल, मतलब बहुत बार मेरे पास प्रूफ आती हैं स्टोरीज़ की जो उन्होंने कैप्चर किया है। एक रिसेंटली आई थी जो अपने चैनल पे मैंने मेंबर्स ओनली के लिए रखा हुआ है, और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी है पूरी से। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी, ये ना बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि मेरे स्टेट की है, मेरे स्टेट की है। अब एग्जैक्ट किस स्टेट की है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर मुझे जिसने स्टोरी भेजी है उसने बोला कि ये पूरी में जो लाइट हाउस है, ओल्ड लाइट हाउस, उसके नीचे की कहानी है। अच्छा। तो होता क्या है कि 4-5 लड़के थे वहाँ के, वो लोग जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने, स्कूल के ही बच्चे थे। तो रात को 12 बजे ये लोग पहुँचे अपने दोस्त को लेके कि भाई इसका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। पर इनको नहीं पता था कि इनका हैप्पी बर्थडे असली में होने वाला है। अच्छा भाई ये लोग अपना लकड़ी का टेबल लगाते हैं वहाँ पे, केक वेक रख दिया काटने के लिए। और इसके बाद जब वो लड़का केक काटने गया वहाँ पे, तो एक जो उसका फ्रेंड था, ये ना फ़ोटोज़ खींच रहा था, वीडियोज़ बना रहा था।
भाई साहब उसको अपने फ्रेम में एक दिखता है कि जो बर्थडे बॉय है उसके जस्ट बाजू में एक फीमेल घोस्ट की वो खड़ी है, स्पिरिट खड़ी है, उसका प्रॉपर इमेज कैप्चर हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तब ना केक काटने से जस्ट पहले वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से। मैंने पूछा क्या हो, तो उसने बोला कि भाई मेरे को मार रहा है कोई पीछे। कुछ टाइम के बाद ज़मीन पर लेट जाता और ऐसे पकड़ के बैठ गया अपना पीठ वीठ, कि कोई मेरे को मारे जा रहा है लगातार। ये लोग अपना उस दोस्त को उठा के सीधा हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल और उस पूरे प्रोसेस की वीडियो बनाई। उसी वीडियो में इस स्पिरिट के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। पूरे 30-35 सेकंड की ये पूरी क्लिप है, अभी आप सुन सकते हैं इसमें वीडियो में। अच्छा, जब इसे लेके ये लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल पे डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसका पीठ उठा के देखा तो भाई उसके पूरे पीठ पे ऐसे मारने के निशान थे, बहुत बुरी तरीके से। पूरा पीठ एकदम लाल काला ऐसे पड़ा हुआ था। उसकी भी फ़ोटो इन्होंने खींच के भेजी है मुझे, तो आप वो भी देख सकते हैं। और फिर होता क्या कि अगले दिन वो जो बर्थडे बॉय था जिसको मारा था स्पिरिट ने, उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। तो यार ये मेरे मतलब अभी तक जितने प्रूफ मुझे भेजे गए हैं सबसे भयानक था ये। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि महाराष्ट्र के, बिहार के, अब पता नहीं किस स्टेट की है, पर ये स्टोरी थी। अच्छा भाई, आप बता रहे थे आप एक स्पाई के यहाँ भी रुके थे यार, वो क्या स्टोरी है? तो यार मैंने ऐसे बताया कि मैं राइड करता हूँ बहुत, बुलेट लेके घुस जाता हूँ कहीं पे भी। तो लद्दाख में एक जगह है हानले। हानले के बारे में आपने सुना होगा, गए हो आप हानले? नहीं भाई। भाई लद्दाख की सबसे वो खूबसूरत जगह है। अब जो लेह से हानले तक जाओगे ना, वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, सबसे सीनिक रूट। मैं भाई हानले पहुँचा। हानले पहुँचने के बाद मुझे जाना था उमलिंगला। उमलिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, 19,000 फीट पे, ठीक है। तो होता क्या है कि उस जगह पर अच्छा, हानले से उमलिंगला की दूरी 105 किलोमीटर है, तो मेरे को 200 किलोमीटर लगभग अप डाउन करना था एक दिन में। तो उसके लिए क्या करते हैं राइडर्स, जो अपना पेट्रोल लेके जाते हैं साथ में, स्पेयर पेट्रोल लेके। मैंने भी अपने बाइक में पीछे रखा हुआ था जेरी कैन पेट्रोल का, पर दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने उस जेरी कैन को ना बाइक के पीछे बांध के नहीं रखा था, मैंने सिंपली उसमें डाल दिया था, पीछे जो लद्दाख करियर होता है। भाई लेके मैं पहुंच गया ऊपर, उमलिंगला पहुंचा, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, जो ये उमलिंगला टॉप है, ये माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे भी ऊपर है। अच्छा। इतनी हाइट है उसकी, भाई इमेजिन कर सकते हैं। मैं भाई पहुंचा ऊपर उमलिंगला, वहाँ मैं जाके अपना मस्त सेलिब्रेट कर रहा हूँ। उसके पास में एक कैफ़े था, BRO कैफ़े, मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का कैफ़े था। वहाँ पे जाके हाथ मेरे पूरे फ्रीज़ हो रहे थे, हमें स्नोफॉल स्टार्ट भयानक वाले में जाके एक बड़ा तसला लेके पकड़ के बैठ गया था, गर्म तसले पानी का। वहाँ बैठा तो अंदर ही था मैं कैफ़े के अंदर। थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकला तब मैंने देखा कि भाई जो मेरे दोनों जेरी कैंस थे वो गायब है। अब मैंने सोचा था कि यार मैं ऊपर जाके ही पेट्रोल डालूंगा, मेरे पास पेट्रोल भी नहीं, जेरी कैंस गायब। अच्छा, वहाँ से उमलिंगला से मुझे 19-20 किलोमीटर और आगे जाके मैंने सोच रखा था कि एक डेमचौक करके गांव आता है। तो डेमचौक जो गांव है वो एक्चुअली उस टाइम पे 2-3 साल पहले की बात है, आधा चाइना में आधा इंडिया में, और चाइना इंडिया वाले पोर्शन पे भी क्लेम करता है अपना, अच्छा, कि ये हम मेरा ही है, इंडिया ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मैंने सोचा था कि भाई मैं जाऊंगा डेमचौक, और मैंने एक ब्लॉग में पहले देख रखा था कि वहाँ पर जो चाइनीज़ साइड है, बीच में ना कोयुल नदी बहती है, नदी के साइड में चाइनीज़ का पूरा वो कैंप है। वहाँ पर उन्होंने बहुत हाईटेक कैमरा लगा रखे हैं भाई, इतनी तगड़ी सर्विलांस होती है कि आप अपने साइड पे खड़े हो तो आपके शर्ट का बटन देख सकते हैं कितने बटन हैं इस शर्ट में। तो मेरा प्लान ये था, मैंने एक ब्लॉग में देखा था, मेरा प्लान ये था कि मैं उनको जाके झंडा दिखा के आऊँगा सालों को। देखो अब उमलिंगला टॉप पर भाई मेरे पास पेट्रोल नहीं, वहाँ पर सारे राइडर्स, मुझे लगता है 3-4 लीटर ही पेट्रोल बचा होगा टंकी में। मुझे वापस भी जाना था हानले, 100-150 किलोमीटर अभी राइड करके। अब सारे वहाँ पे जो बाकी राइडर्स थे, मैं तो सोलो गया था, जो बाकी ग्रुप था वो बोले भाई चलो हमारे साथ, हम रास्ते में तुम्हारी हेल्प कर देंगे, ठीक है, हम मेरे से पेट्रोल हमारे से लेके चलना। मैंने बोला भाई नहीं, मैं तो जाऊँगा डेमचौक और जो होगा देखा जाएगा, मैं ये काम करके आना मेरे को। मैं भाई निकला डेमचौक गया वहाँ पे जाके फिर सामने था उनका कैमरा, मुझे पता था कि इस जगह पे देखते हैं ये लोग। वहाँ पे आर्मी वाले थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर पूरा सर्विलांस होता है। मैंने उठा के झंडा लहराया, पूरी वीडियो उसकी, ठीक है, उनको दिखाया प्रॉपर। फिर जो पीछे मेजर साहब थे खड़े थे, वो बोलते हैं कि भाई तूने ये कर तो दिया, पर नेक्स्ट जो फ्लैग मीट होगी उसमें इस इशू को रेज़ करेंगे ये लोग। मैं सर आप वो सब हैंडल करना खुद, अब मेरे को अपना पेट्रोल सॉर्ट आउट करना है।
मैं वहाँ से भाई आया उमलिंगला टॉप पे वापस, जैसे उमलिंगला टॉप डेमचौक नीचे मैं वापस आया झंडा दिखा के। अब मेरे को यहाँ से हानले जाना है 110 किलोमीटर। अब उस टाइम पर पेट्रोल नहीं, अब मैं जाऊँ भाई रास्ते में फंस जाऊँ, वहाँ पर बहुत ऐसे कम लोग जाते हैं। मैंने वहाँ पे पता किया तो किसी ने बताया कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे जाके एक कोयूल करके गांव पड़ता है, वहाँ गांव पे आज रात रुक जाओ, वहीं पर आपको पेट्रोल का इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई। मैं उमलिंगला से सीधा पहुँचा कोयूल। वहाँ पर जब मैं गया तो पता चला कि सिर्फ एक ही होम स्टे है उधर, और उसको बोलते हैं कोयूल टोंग्सपॉल। जो टोंग्सपॉल होता है वो उस गांव के जैसे पंचायत होता है ना, जैसे हेड जो होता है सरपंच होता है, सरपंच के घर जो होता है सरपंच का, तो उसको टोंग्सपॉल बोलते हैं, टोंग्सपॉल हाउस। वहाँ पर पहुँचा और मतलब अंकल आंटी थे, बूढ़े हो चुके थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला ठीक है रह जाओ आज रात। वहीं पर मुझे पेट्रोल भी मिल गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा ना भाई, तो मेरे पहुँचने के 1 घंटे के बाद ही एक तो मेरे फ़ोन में चाइना का वो पकड़ने लगा, टाइम जोन पकड़ने लगा। 1 घंटे के बाद ही भाई एक आईबी का ऑफिसर आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। उसने मेरा पूरा चेक किया, बैग वैग खोल के सब कुछ एकदम, क्या है कहाँ से आ रहे हो, पूरी डिटेल ली। फिर उसके बाद मैं रहने लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई क्या हो गया, मतलब इतना क्यों पूछ रहा है। मेरे बोला ठीक है बॉर्डर एरिया होगा मे भी उसके वजह से। और तब जब मैंने वहाँ के जो होस्ट थे उनसे बात करने स्टार्ट की तो भाई पता चला कि ये तिब्बत में स्पाई रह चुके हैं इंडिया के। अच्छा, वो अंकल तो मैंने उनसे पूछा भी कि अंकल ये सब बता सकते हो? बोले कि हाँ बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं रिवील कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या था कि तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर रखा है। जो वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी का कुक था, जो उनका पूरा उनके शेफ़ होते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो उसमें एज अ कुक काम करते थे। अच्छा, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन भाई आर्मी को देते थे। तो मैं भाई रुका, उन्होंने बहुत चीज़ बताई मेरे को, कैसे कैसे इन्होंने किए कांड, वो तो मैं नहीं रिवील कर सकता। उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया कि इस तरीके तो वो उनका घर था आईबी ऑफिसर का? नहीं आईबी भाई वहाँ पोस्टेड है, आईबी का तो पर वो चेक करने क्यों आए थे? वो चेक करने क्यों आए थे? उन्हें कैसे पता चला आपके बारे में? अरे यार गांव के अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ, वो इतना सेंसिटिव इलाका, डेमचौक पे चाइना क्या ये करता है, वहाँ से एलएसी एकदम पास में है 10-15 किलोमीटर। तो भाई वो तो आएंगे ना चेक करने, उनके तरफ तो कोई स्पाई नहीं आ गया। हाँ, तो भाई ऐसे जो भी सेंसिटिव एरिया होते हैं ना, वहाँ पे आईबी तो पोस्टेड रहते हैं अपने बिल्कुल। तो वो फ्लैग वाली चीज जो आपने करी उससे लेना देना नहीं था, वो कोई भी जाता तो वो करते ही चेक? हाँ फ्लैग वाले से। और ये भी हो सकता है कि भाई क्या पता वहाँ से आर्मी ने इंटेलिजेंस दिया हो कि भाई एक बंदा आया था यहाँ पे ऐसे घूम के गया, क्योंकि जब मैं वो फ्लैग वाला काम कर रहा था तब कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ मैं था राइडर अकेले। हाँ हो सकता है। क्रेजी भाई,